हेलो स्टूडेंट, आप सभी का श्रेष्ठ अभी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 है ना, क्लास 12 पर बात करने वाले हैं। इस क्लास का टारगेट है बोर्ड एग्जाम 2024 में आने वाले परिणाम का पूर्व है ना। 2024 में बोर्ड एग्जाम की आने वाले रिजल्ट की पूर्व हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रिजल्ट जो होता है ना, हर एक स्टूडेंट, हर एक शिक्षक और हर एक आपको यूट्यूब पर जितनी भी क्लासें उपलब्ध हो रही हैं वो सारी की सारी क्लासें लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर और टिप्पणी पर काम कर रही हैं। लेकिन हम आपको एक क्लास ऐसे उपलब्ध कराएंगे जिसमें सिर्फ एक नंबर के बनने वाले क्वेश्चनों को बहुत बेहतर तरीके से बताया जाएगा कि एक नंबर का क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है। सबसे पहले आप अपने पास एनसीईआरटी किताब रखिए। एनसीईआरटी की सारे कॉन्सेप्ट को मैं पढ़ूंगा, सारे शब्दों को मैं पढ़ूंगा, आप भी उसको पढ़िए और जहां से एक एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। इस इकाई में 3 अध्यायों का जिक्र किया गया है। अध्याय 1 पुष्पिपादकों में लैंगिक जनन, अध्याय 2 मानव जनन, अध्याय 3 जनन स्वास्थ्य। इस प्रकार हम लोग एनसीईआरटी के सारे अध्यायों को पढ़ेंगे। आज हम शुरुआत करते हैं अध्याय 1 पुष्पिपादकों में लैंगिक जनन। क्या लिखा हुआ है? जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवन की गाथा यानी कहानी का सारा निचोड़ है। अगर कोई तुमसे जीव विज्ञान की परिभाषा पूछता है, तुमसे कोई जीव विज्ञान की परिभाषा पूछता है ना, अगर तुमसे कोई जीव विज्ञान की परिभाषा पूछता है, इसकी जीव विज्ञान की परिभाषा पूछता है तो बता सकते हो पृथ्वी पर जीवन की गाथा कहानी का निचोड़ ही जीव विज्ञान है। जीव विज्ञान की परिभाषा आपको यहां से क्लियर हो गई होगी। आगे क्या है? यद्यपि समष्टि जीव का निश्चित रूप से अंत होता है ना, समष्टि और जीव का निश्चित रूप से अंत होता है, वही प्रजनन लाखों वर्षों तक अस्तित्व में रहती है जब तक कि उन्हें प्राकृतिक अथवा मानवोत्तेजित विलुप्ति के खतरे की आशंका नहीं होती है। जनन एक प्रकार से जीव संबंधी प्रक्रियाओं का रूप ले लेता है जिसके बिना प्रजातियां लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती हैं। प्रत्येक व्यक्ति लैंगिक अथवा अलैंगिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए अपने पीछे अपनी संतति छोड़ जाती है ना। तो लैंगिक जनन से क्या होता है? अब यहाँ से कॉन्सेप्ट आ गया है लैंगिक जनन है ना, लैंगिक अथवा अलैंगिक जनन, लैंगिक अथवा अलैंगिक जनन। तो इसका मतलब क्या होगा? लैंगिक अथवा अलैंगिक जनन है ना, संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहा जाता है। संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहा जाता है ना। संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहा जाता है ना। ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा है ना। संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहा जाता है। तो वो जनन लैंगिक भी हो सकता है, अलैंगिक भी हो सकता है। जनन 2 प्रकार का होता है। जनन 2 प्रकार का होता है। जनन 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है ना, होता है। कौन कौन? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। जनन 2 प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन है ना। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। आगे क्या लिखा हुआ है? नए रूप को विकसित करने में सहायक होती है, अतः उत्तरजीविता लाभ की संभावना बढ़ जाती है। यह इकाई पुष्पिपादकों, जो ये आपकी इकाई है ना, ये इकाई क्या करेगी? पुष्पिपादकों है ना, पुष्पिपादकों तथा मानव में होने वाली जैव प्रक्रियाओं को उनके संबंध उदाहरणों से व्यापक रूप से समझाती है। मानव जन स्वास्थ्य जैव के जीव विज्ञान को समझने तथा जन संबंधी बीमारियों से किस प्रकार बचा जा सकता है पर संक्षिप्त में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ से जो कोर कॉन्सेप्ट निकल सकता था मैंने आपको बता दिया।
चलिए आगे बात करते हैं, है ना, आगे बात करते हैं, है ना, आगे बात करते हैं, है ना। यहाँ पे बात हम करते हैं, है ना। अब यहाँ पर एक महान साइंटिस्ट का जिक्र है जिनका नाम है पंचानन माहेश्वरी। नाम क्या है? पंचानन माहेश्वरी। इनका नाम क्या है? पंचानन माहेश्वरी। आइए देखते हैं इनके विषय में एनसीईआरटी क्या कहती है। पंचानन माहेश्वरी का जन्म जयपुर राजस्थान में नवंबर 1904 में हुआ था। वे केवल भारतवर्ष के ही नहीं बल्कि समस्त विश्व के अत्यंत ही प्रतिष्ठित ख्याति प्राप्त वनस्पतिज्ञ थे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से वह इलाहाबाद गए, जहां से उन्होंने डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की। कॉलेज के दिनों से ही वह एक अमेरिकन मिशनरी अध्यापक डॉक्टर ड्यूजियान से प्रेरणा लेकर के वनस्पति विज्ञान विशेषकर आकारिकी के अध्ययन में रुचि लेनी शुरू की। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इनका संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान में आकारिकी का अध्ययन, है ना, पौधों के आकारिकी का अध्ययन, पौधों के आकारिकी का अध्ययन किसने किया? पंचानन माहेश्वरी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इनके शिक्षक ने एक बार अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया कि यदि उनका कोई विद्यार्थी प्रगति करके उनमें उनसे भी ऊपर निकल जाता है तो उन्हें इससे अत्यधिक संतोष प्राप्त होगा। अध्यापक के इन शब्दों ने पंचानन को प्रोत्साहित किया और वह उनसे पूछ बैठे कि बदले में उनके लिए वह क्या कर सकते हैं। ये पंचानन ने अपने शिक्षक से पूछा। उन्होंने भ्रूण विज्ञान पहलुओं पर कार्य किया, है ना। भ्रूण विज्ञान, इनका संबंध किससे है? भ्रूणी विज्ञान से है। किससे इनका संबंध? भ्रूणी विज्ञान से। एक पॉइंट ये निकल के आया। पहलुओं पर कार्य किया तथा वर्की में भ्रूण विज्ञान लक्षणों के उपयोग को लोकप्रिय किया। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान विभाग की स्थापना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिल्ली विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान विभाग की स्थापना की थी। इन्होंने तब भी आंसर आता है पंचानन माहेश्वरी ने। दिल्ली विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान विभाग की स्थापना किसने की थी? पंचानन माहेश्वरी ने की थी। इसका क्या लिखा हुआ है? यह विभाग आज ऊतक संवर्धन भ्रूण विज्ञान में अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण केंद्र है ना। तो अगला प्रश्न बनता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जो विभाग है ना, वो ऊतक संवर्धन और भ्रूण विज्ञान में अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण केंद्र है ना, देख सकते हो यह है ना, यह विभाग याद रख सकते हो। यह विभाग आज, है ना, यह विभाग आज, है ना, यह विभाग आज। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, है ना। यह विभाग आज, है ना, यह विभाग आज ऊतक संवर्धन भ्रूण विज्ञान में अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इन्होंने परिपक्व भ्रूण के कृत्रिम संवर्धन माध्यम पर कार्य आरंभ करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इन दिनों ऊतक संवर्धन ने विज्ञान के क्षेत्र में ऐतिहासिक घटना का रूप ले लिया है। टेस्ट ट्यूब यानी परख नली निषेचन तथा अंतः अंडाशय परख नली पर इनके इस कार्य के कारण विश्व भर में इनकी जय जयकार हुई। उन्होंने क्या किया? परख नली में, है ना, परख नली में टेस्ट ट्यूब निषेचन, पहला पॉइंट ये हुआ, टेस्ट ट्यूब निषेचन और अंतः अंडाशय परागण पर कार्य किया, है ना। ये भी एक पॉइंट इन्हीं से संबंधित है, ठीक है। विश्व भर में इनकी जय जयकार हुई। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने इन्हें FRC यानी फेलोशिप इंडियन साइंस एकेडमी का अन्य उत्कृष्ट संस्थानों ने इन्हें सम्मानित किया। इन्होंने सामान्य शिक्षा को प्रोत्साहित किया तथा स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। NCERT ने वर्ष 1964 में हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए जीव विज्ञान की पहली पुस्तक
इन्हीं के नेतृत्व में प्रकाशित की गई है ना, एनसीईआरटी ने, है ना। तो ये पंचांग वैशुरी से जो पॉइंट एनसीईआरटी से निकल सकते थे वो मैंने आपको बताई। चलिए अगले पेज पर चलते हैं, अगले पेज पर चलते हैं, है ना। अगले पेज पर चलते हैं हम लोग, है ना। अगले पेज पर बात करते हैं, है ना। अगले पेज पर बात करते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे इसको बहुत अच्छे से। इसको पूरा समझने का प्रयास करेंगे अच्छे से, ठीक है ना। आइए देखिए, आपके पास है ना, आपके पास अध्याय एक पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, अध्याय एक पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, है ना। ये आज चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, है ना। अब हम आगे बात करते हैं, देखते हैं यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या हम भाग्यशाली नहीं है कि पादप लैंगिक प्रजनन है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पादप सभी पादप लैंगिक प्रजनन करते हैं, ठीक है। पादप लैंगिक प्रजनन करते हैं, पादप लैंगिक प्रजनन करते हैं, ठीक है ना। पादप लैंगिक प्रजनन करते हैं, ठीक है। पादप अलैंगिक प्रजनन भी करते हैं, अलैंगिक प्रजनन भी करते हैं, अलैंगिक प्रजनन भी करते हैं। तो पादप लैंगिक प्रजनन भी करते हैं, अलैंगिक प्रजनन भी करते हैं। असंख्य प्रकार के पुष्प जिन्हें हम आनंद से टकटकी लगाकर देखते हैं, सुनते हैं तथा जिनकी महक से हम मदहोश हो जाते हैं और उनके भरपूर रंग आदि, यह सभी बातें उनके लैंगिक प्रजनन में सहायक हैं। अब बहुत ध्यान से देखना, अच्छे से समझने का प्रयास करना, ठीक है ना। पुष्प, है ना, पुष्प जो होता है ना लैंगिक प्रजनन, बहुत ध्यान से समझो, ठीक है ना। पुष्प जो पुष्प है ना, पुष्प, है ना, पुष्प लैंगिक प्रजनन में सहायक होते हैं, पुष्प लैंगिक प्रजनन में सहायक होते हैं। ये पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पुष्प किस में सहायक होते हैं? लैंगिक प्रजनन में सहायक होते हैं। पुष्प का अस्तित्व मात्र हमारे उपयोग के लिए नहीं है, सभी पुष्पी पादप लैंगिक प्रजनन करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी पुष्पी पादप लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करते हैं, लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करते हैं। सभी पुष्पी पादप लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करते हैं। पुष्पों तथा पुष्पी अंगों की संरचना की विविधता पर एक दृष्टि डालें तो वे अनुकूलन की एक व्यापक परिधि को दर्शाते हैं, ताकि लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद फल और बीज है। लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद फल और बीज है। ये पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आइए इस अध्याय में आकार की संरचना तथा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के प्रजनन के प्रक्रम को समझेंगे। यहां से मैं एक एक बात बता रहा हूं कि कहां से 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है और यहां से आपके सारी पूर्ण कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं, है ना, आगे बात करते हैं, है ना, आगे बात करते हैं एनसीईआरटी, ठीक है ना। देखिए आगे का कॉन्सेप्ट क्या है ना, आगे का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। प्राचीन काल से ही पुष्पी पादपों के साथ मानव का निकट संबंध रहा है ना। मानव का पुष्पी पादपों के साथ एक निकट संबंध रहा है। मानव के लिए पुष्प, है ना, मानव के लिए पुष्प सौंदर्य विषयक, आभूषणात्मक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्व की वस्तु रहा है ना। ये मानव द्वारा प्रेम, अनुराग, प्रसन्नता, विषाद, शोक आदि की
अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने के प्रतीक रहे हैं। कम से कम ऐसे 5 पुष्पों की सूची बनाइए जिनका आभूषणात्मक श्रृंगार महत्व हो, जिन्हें घर में, है ना, घर में आप देख सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं, है ना, आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है, ठीक है ना, एनसीईआरटी क्या कहती है, ठीक है, एनसीईआरटी क्या कहती है। चलिए आइए देखते हैं। अब हम बात यहां से करेंगे, ठीक है, यहां से क्या कॉन्सेप्ट है समझने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या है, बगीचे में उगाया जाता हो। आप 5 उन पुष्पों का भी पता करें जिन्हें आपके परिवार द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक उत्सवों के दौरान उपयोग किया जाता हो। क्या आपने कभी पुष्पों की खेती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पुष्पों की खेती फ्लोरिकल्चर या पुष्प कृषि कहलाती है। पुष्प कृषि कहलाती है, पुष्प कृषि कहलाती है, ये याद रखना। पुष्पों की खेती फ्लोरिकल्चर या पुष्प कृषि कहलाती है। ये भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। एक जीव वैज्ञानिक के लिए पुष्प आकार की तथा भ्रमण की आश्चर्य तथा लैंगिक जन्म स्थल है ना, लैंगिक जन्म स्थल है। याद रखना पुष्प पुष्प पुष्प, है ना, याद रखना पुष्प पुष्प लैंगिक जनन स्थल है। पुष्प क्या है, पुष्प लैंगिक जनन स्थल है ना। पुष्प क्या है, पुष्प एक लैंगिक जनन स्थल है। आपने कक्षा 11 में एक पुष्प के विभिन्न अंगों के बारे में अध्ययन किया है। चित्र 1.1 आपको एक प्रारूपिक पुष्प के विभिन्न अंगों को पुनः स्मरण करने में सहायक होगा। क्या आप एक पुष्प के 2 अंगों के नाम बता सकते हैं जिन्हें लैंगिक जनन विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो इकाई होती है, ठीक है ना। तो पुष्प के 2 अंगों के नाम 2 अंगों के नाम 2 अंगों के नाम जिनमें लैंगिक जनन विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो कौन है, पुंकेसर और कौन है, स्त्री केसर, और कौन है, स्त्री केसर, है ना। पुष्प का नर भाग है, पुष्प का नर भाग है, और पुष्प का मादा भाग है, पुष्प का मादा भाग है, पुष्प का मादा भाग है ना। ये पॉइंट अच्छे से पता होना चाहिए, पुष्प का मादा भाग है ना, पुष्प का मादा भाग है। चलिए, पादप में वास्तविक रूप से पुष्प विकसित होने से पूर्व यह तय हो जाता है कि पादपों में पुष्प आने वाले हैं। अनेकों हार्मोन तथा संसार परिवर्तन की शुरुआत होने लगती है, जिसके फलस्वरूप पुष्पीय आदक यानी प्राइमोडियम के मध्य विभेदन एवं अग्रिम विकास प्रारंभ होते हैं। पुष्प की रचना होती है जो पुष्पीय कली और बाद में पुष्प को धारण करती है। पुष्प में नर तथा मादा जनन संरचनाएं उमंग और जायांग है। क्या है, उमंग और जायांग है ना। आइए अब हम आगे बात करते हैं, है ना। आइए अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखते बहुत अच्छे से, है ना, पूरा ओवरव्यू समझने का प्रयास करेंगे अच्छे से, पूरा पॉइंट कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है, पूरा पॉइंट कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, पूरा पॉइंट कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आइए देखते हैं क्या है। अब हम लोग बात करेंगे यहां से विभेदित एवं, है ना, विभेदित एवं विकसित रहती है। आप याद करें कि उमंगों से भरपूर पुंकेसरों का गोला एक चक्कर नर जनन तथा जायन स्त्री मादा जनन का प्रतिनिधित्व करता है ना। तो ये बात है ना। पुंकेसर किसको बताता है, पुंकेसर किसको बताता है, नर जनन को बताता है। स्त्री केसर यानी लोग स्त्री केसर को बताता है मादा जनन, ठीक है ना। इसको लिख देता हूं मैं, देता हूं पुंकेसर नर जनन, ठीक है, और
स्त्रीकेसर मादा जननांग, इसको रहता है मादा जननांग का प्रतिनिधित्व करता है। तो पुंकेसर नर जननांग और स्त्रीकेसर मादा जननांग का प्रतिनिधित्व करता है। अच्छे से क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पुंकेसर। पुंकेसर लघु बीजाणुधानी अर्थात परागकण, तीन पर हम लोग बात करेंगे, है ना। परागकण, लघु बीजाणुधानी और पुंकेसर पर बात करेंगे। एक विशिष्ट प्रारूपी पुंकेसर दो भागों बटा होता है ना। पुंकेसर जो होता है, पुंकेसर दो भागों में विभक्त होता है ना। लंबा पतला डंठल तंतु कहलाता है, लंबा पतला डंठल तंतु कहलाता है, और द्विपाली संरचना परागकोश कहलाती है ना। तो तंतु और परागकोश, ये देखो, है ना, ये तुम्हारा है परागकोश, ये क्या है परागकोश है, और ये क्या है, ये तुम्हारा तंतु है। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा तंतु है ना। और ये पूरा क्या है, पुंकेसर है। ये पूरा क्या है, पुंकेसर है। अगर मैं इसको अपने हाथ से डायग्राम बनाऊं कैसे बनेगा, देख लीजिए बहुत अच्छे से, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, ये तुम्हारा पुंकेसर है, ये है ना। तो ये पूरा क्या है, ये तुम्हारा है पुंकेसर, ये क्या है पुंकेसर, है ना। देखा है ना, पुंकेसर है। और उसके दो भाग हैं, है ना। पहला भाग ये है, इसको हम क्या बोलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं, परागकोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परागकोश। और इसको क्या बोलते हैं, इसको तंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तंतु बोलते हैं। और इस पूरी संरचना क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं, है ना। ये क्या है, पुंकेसर, ये क्या है, पुंकेसर, ये क्या है, पुंकेसर। ये पुष्प का नर भाग है, पुष्प का नर भाग है। ये पुष्प का नर भाग है ना। क्या है, ये पुष्प का नर भाग है। अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, तंतु का समीपस्थ पुष्प के पुष्पासन या पुष्पदल से जुड़ा होता है। अब देखिए, जो तंतु होता है कहाँ जुड़ा होता है, पुष्प के पुष्पासन से या पुष्पदल से जुड़ा होता है। पुष्पासन या पुष्पदल से जुड़ा होता है। देखो कैसे जुड़ा होता है, मैं डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ, है ना। कैसे जुड़ा होता है, मैं डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ, है ना। मैं डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ, समझो बहुत अच्छे से, ठीक है ना। अब देखो, है ना, क्या है, तंतु, है ना। तंतु पुष्पासन या पुष्पदल से जुड़ा होता है। देखिए, जैसे ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा पुष्पासन है। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा पुष्पासन है। क्या है, ये पुष्पासन है ना। और ये तुम्हारा क्या है ना, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा तल है, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा पुष्पासन है। क्या है, पुष्पासन, क्या है, पुष्पासन। ये क्या है, ये तुम्हारा तल है। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा तल है। अब जो तंतु है वो दल से भी जुड़ा हो सकता है और पुष्पासन से भी जुड़ा हो सकता है। देखिए, अब जैसे ये तुम्हारा पुंकेसर में ये तंतु है ना। ये तुम्हारा पुंकेसर है, पुंकेसर में ये तंतु है ना। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों तुम्हारे पुंकेसर है। क्या है, पुंकेसर है। क्या है, पुंकेसर है। तो पुंकेसर जो तंतु होता है पुष्पासन से भी, ये तुम्हारा क्या है, पुष्पासन। ये क्या है, पुष्पासन, है ना। ये क्या है ना, ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या है, पुष्पासन, ठीक है। ये क्या है, तल। तो ये तल से भी जुड़ा हो सकता है और ये पुष्पासन से भी जुड़ा हो सकता है। तो पुंकेसर का तंतु वाला भाग कौन है, पुंकेसर का ये है तुम्हारा तंतु। ये क्या है, ये है तुम्हारा तंतु। क्या है, तुम्हारा तंतु, है ना। तो तंतु पंखुड़ी से भी जुड़ा हो सकता है और तंतु पुष्पासन से भी जुड़ा हो सकता है। ये बातें सटीक है ना, ठीक है। तो तंतु पुष्पासन से भी जुड़ा हो सकता है और पुष्पदल से भी जुड़ा हो सकता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। पुष्पों की संख्या, पुंकेसरों की संख्या तथा लंबाई
भिन्न प्रजातियों के पुष्पों में भिन्न भिन्न होती है। अगर आप 10 पुष्पों प्रत्येक भिन्न प्रजाति के एक एक पुंकेसर एकत्र करें और उन्हें एक स्लाइड पर रखें तो आप देखेंगे कि इनके आकार में बहुत भिन्नता है जो प्रकृति में विद्यमान है ना। एक विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी से प्रत्येक पुंकेसर का सावधानी पूर्वक अवलोकन तथा स्पष्ट चित्र के माध्यम से विभिन्न पुष्पों में परागकोश के जुड़ाव एवं आकार की व्यापकता को समझा जा सकता है। ठीक है ना। अब आइए आगे देखते बहुत ध्यान से। आगे अब हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब हम आगे समझने का प्रयास करेंगे, है ना। इसका आगे समझने का प्रयास करेंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये देखो, ये देखो, चलिए क्या लिखा हुआ है। एक प्रारूपी आवृत विधि परागकोश द्विपालिश होता है ना। तो जो तुम्हारा परागकोश है ना, ये क्या है, ये तुम्हारा परागकोश है। ये क्या है, ये तुम्हारा तंतु है ना। ये क्या है, आप हो गए सर, ये है परागकोश। क्या है, परागकोश। क्या है, ये परागकोश। और ये क्या है, ये तुम्हारा तंतु है। ये क्या है, ये तुम्हारा तंतु है। और ये पूरा क्या है, ये तुम्हारा पुंकेसर है। ये तुम्हारा क्या है, पुंकेसर है ना। इतनी बात क्लियर हुई है ना। ये तुम्हारा पुंकेसर है, पुंकेसर में परागकोश है, पुंकेसर में तंतु है। अगर मैं परागकोश को देखता हूं, अगर मैं परागकोश को देखता हूं, है ना, अगर मैं परागकोश को देखता हूं, परागकोश 2 पालियों का बना होता है। कितनी पालियों का, 2 पालियों का बना होता है। कितनी पालियां हैं ये क्या है, पाली। क्या है, ये पाली, है ना। कितनी पाली होती है, 2 पाली होती है। एक परागकोश में 2 पाली होती है। कितनी पाली होती है, 2 पाली होती है ना। अब मैं अगर एक पाली को देखूं, अगर मैं एक पाली को देखूं, अगर मैं एक पाली को देखूं, इसमें क्या होता है, इसमें 2 कोष्ठक होते हैं। क्या होते हैं, 2 कोष्ठक होते हैं। क्या होते हैं, है ना। ये 2 पाली होती हैं और ये क्या होते हैं, 2 कोष्ठक होते हैं। क्या होते हैं, 2 कोष्ठक होते हैं। क्या होते हैं, 2 कोष्ठक होते हैं। इतनी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर मैं अब एक पूरे परागकोश को देखूं, अगर मैं एक पूरे परागकोश को देखूं, जैसे ये परागकोश है, ये तुम्हारा परागकोश है ना। ये तुम्हारा क्या है, परागकोश। तो परागकोश में क्या है, परागकोश में क्या है, ये 2 पालियां हो गई। ये 2 क्या हो गई, आप हो गए सर, ये 2 है ना। ये 2 तुम्हारी क्या हो गई, पाली। क्या हो गई, पाली। क्या हो गई, पाली। क्या हो गई, ये पाली। ठीक है, एक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं। क्या होते हैं, कोष्ठक। तो कोष्ठक कितने हो गए, कोष्ठक 1 2 3 4 कोष्ठक हो गए। क्या हो गए, 4 कोष्ठक हो गए। ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं, है ना। एक परागकोश में 2 पाली होती हैं और 4 कोष्ठक होते हैं, क्योंकि एक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं। एक पाली में 2 कोष्ठक, 2 पाली में 4 कोष्ठक। ठीक है, आइए मैं लिख के भी बता देता हूँ। ठीक है ना, आपको मैं लिख के भी बता देता हूँ, है ना, लिख कर भी बता देता हूँ। देखिए, है ना, देखिए ना, ये क्या है, तो ये क्या है, ये क्या है, ये है 2 कोष्ठक। क्या है, 2 कोष्ठक है। क्या है, 2 कोष्ठक है। तो समझो क्या है, एक परागकोश, एक परागकोश, एक परागकोश में 2 पाली, 2 पाली। एक परागकोश में 2 पाली और एक परागकोश में 4 कोष्ठक। क्या होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं। क्या होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, 4 कोष्ठक होते हैं, है ना। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है ना। आइए, तो क्या लिखा है, परागकोश, है ना। परागकोश में 2 पाली होती है। कितनी पाली, 2 पाली होती है। और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं। क्या होते हैं, 2 कोष्ठक होते हैं। तो इसीलिए एक परागकोश में 2 पाली और एक परागकोश में 4 कोष्ठक
और एक पाली में दो कोष्ठक, एक पाली में दो कोष्ठक। ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए, है ना। ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। आगे लिखा हुआ है एक अनुलंब खांच प्रवारक कोष्ठ को अलग करते हुए लंबवत गुजर जाती है। आइए पराकोश की एक अनुप्रस्थ काट के विभिन्न प्रकार के ऊतकों व उनके संयोजन को समझें। एक पराकोश की द्विपाली प्रकृति पराकोश की अनुप्रस्थ काट में बहुत ही पृथक व सुव्यवस्थित होती है ना। तो लिखा हुआ है एक पराकोश में द्विपालित संरचना होती है। कैसी होती है? द्विपालित संरचना होती है। पराकोश एक चार दिशी चतुष्ट संरचना होती है जिन्हें चार कोणों पर लघु बीजाणुधानी कहते हैं। पराकोश में, है ना, पराकोश में क्या होते हैं? लघु बीजाणुधानी होती है। आइए अब हम लघु बीजाणुधानी को समझते हैं, है ना। लघु बीजाणुधानी को समझते हैं, है ना। लघु बीजाणुधानी को समझते हैं, ठीक है ना। इसको समझते हैं, लघु बीजाणुधानी को समझते हैं। देखिए क्या होता है, लघु बीजाणुधानी को समझते हैं, है ना। पराकोश में लघु बीजाणुधानी को समझते हैं। क्या होता है? ये तुम्हारा एक पराकोश है, ये तुम्हारा एक क्या है? पराकोश। ये क्या है? पराकोश। पराकोश में क्या है? पराकोश में क्या है? पराकोश में क्या है? दो पालियां हैं। ये क्या है? दो पाली है। क्या है? दो पाली है। चाहो तो लिख सकते हो, ये क्या है? पाली। ये क्या है? पाली। ये क्या है? पाली। तो आगे जाइए, आगे जाइए। ये पाली पुनः विभाजित हो जाती है। ये पाली पुनः विभाजित हो जाती है दो भागों में, तो बन जाते हैं कोष्ठक। क्या बन जाते हैं? कोष्ठक। अब देखो ये क्या बन गए? ये क्या बन गए? क्या बन गए? ये क्या बन गए? ये क्या बन गए? आप हो गए सर, ये बन गए कोष्ठक। क्या बन गए? और कोष्ठक को ही कहा जाता है लघु बीजाणुधानी। कोष्ठक को क्या कहा जाता है? लघु बीजाणुधानी। तो ये क्या है? लघु बीजाणुधानी। क्या है ये? लघु बीजाणुधानी, है ना। तो देखिए क्या है, चार दिशी है कि नहीं है? तो देखो 1 2 3 4, ठीक है ना। और कैसी होती है? गोल होती है। आइए अब मैं इसको बड़े ध्यान से बना देता हूं, ठीक है ना। अब देखिए कैसे बनेगी लघु बीजाणुधानी, ठीक है ना। लघु बीजाणुधानी कैसे बनेगी? ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे, ठीक है, याद हो जाएगा आपको। ऐसे बना लो। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया ना? आप हो गए सर, ये हो गया हमारा कोष्ठक। ये क्या है? ये हमारी होगी पाली। ये क्या है? ये हो गई पाली। क्या हो गई? पाली। अब पाली में क्या है? ये देखो। 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 पाली में है कोष्ठक। पाली में क्या है? कोष्ठक। तो ये क्या हो गए? कोष्ठक, है ना। ये क्या है? कोष्ठक। और कोष्ठक को ही क्या कहते हैं? लघु बीजाणुधानी, है ना। लघु बीजाणुधानी या कोष्ठक, इनकी संख्या कितनी होती है? आपको 4। कैसी होती है? गोलाकार। कैसी होती है? गोलाकार। कहाँ होती है? 4 दिशाओं पर, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको कि नहीं हो गई? ठीक है। तो ये क्या है? लघु बीजाणुधानी या कोष्ठक। क्लियर बना। प्रत्येक पाली में 2 होती है। देखो लिखा ना, प्रत्येक पाली में 2 होती है। तो देखो एक ये पाली है, एक पाली में कितनी है? 1 2। दूसरी पाली में कितनी है? 1 2। तो दोनों पाली में कितनी हो गई? 4। दोनों पाली में कितनी हो गई? 4। क्लियर हो गया होगा आपको बहुत अच्छे से। आगे देखो क्या है, यह लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर परागकुटी बनाती है। क्या बनाती है? लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी परागकुटी बनाती है। क्या बनाती है? परागकुटी बनाती है। आप कहोगे सर परागकुटी कैसे बनती है? आइए अब देखते हैं, बड़े ध्यान से देखना परागकुटी कैसे बनती है। परागकुटी कैसे बनती है आइए समझते हैं। परागकुटी का निर्माण किस प्रकार होता है? देखिए जैसे ये तुम्हारा परागकोश है। ये क्या है? पुंकेसर है ना। पुंकेसर में क्या है? परागकोश।
पराग कोश में क्या है आपको बेशर ये है पाली, क्या है पाली, और ये क्या है ये है लघु बीजाणुधानी, ये क्या है लघु बीजाणुधानी, ये क्या है लघु बीजाणुधानी, ये क्या है लघु बीजाणुधानी, क्या है ये लघु बीजाणुधानी, क्या है ये लघु बीजाणुधानी, है ना। और लघु बीजाणुधानी में क्या होते हैं, है ना, ये देखो लघु बीजाणुधानी में होते हैं परागकण, क्या होते हैं परागकण, है ना। लघु बीजाणुधानी में क्या होते हैं परागकण होते हैं, क्या होते हैं परागकण होते हैं, लघु बीजाणुधानी में परागकण होते हैं, है ना। लघु बीजाणुधानी में परागकण होते हैं। अब बहुत ध्यान से देखो, है ना, इसको क्या कहते हैं आप कहोगे, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं लघु लघु बीजाणुधानी, क्या कहते हैं इसे लघु बीजाणुधानी। एक परागकोश में कितनी लघु बीजाणुधानी होती हैं आप कहोगे 4, कितनी होती हैं 4 होती हैं। पर लघु बीजाणुधानी के अंदर जो ये है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं परागकण, क्या कहते हैं परागकण, क्या कहते हैं परागकण, और परागकण का ही नाम होता है लघु बीजाणु, क्या होता है लघु बीजाणु, ठीक है ना। तो अगर पूछा जाए लघु बीजाणु कहाँ बनते हैं तो आंसर होगा लघु बीजाणु, लघु बीजाणु धानी में बनते हैं, कहाँ बनते हैं लघु बीजाणु, लघु बीजाणु धानी में बनते हैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अच्छे से बात समझ में आ रही होगी, है ना। अब वो कहता है कि परागकुटी, अब देखो परागकुटी कैसे बनती है बहुत ध्यान से समझना। क्या होता है ये जो लघु बीजाणुधानी है ना, ये जो लघु बीजाणुधानी है, ये लघु बीजाणुधानी आपस में मिल जाती है ना, ये लघु बीजाणुधानी आपस में मिल जाती है ना। कैसे मिल जाती है, ये लघु बीजाणुधानी है ना, लघु बीजाणुधानी आपस में मिल जाती है, लघु बीजाणुधानी आपस में मिल जाती है, देखो है ना, लघु बीजाणुधानी आपस में मिल गई ना, लघु बीजाणुधानी आपस में मिल जाती है। और ये परागकण बड़े होते हैं ऐसे, ये परागकण बड़े होते हैं ऐसे, है ना, ये परागकण बड़े होते हैं ऐसे, ये परागकण बड़े होते हैं। अब इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे परागकुटी, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे परागकुटी, क्या कहेंगे परागकुटी। जरा बताइए परागकुटी कैसे बनती, जानेंगे ना आप लोग। परागकुटी बनती है लघु बीजाणुधानी के आपस में मिलने से, और इसमें भी क्या भरे होते हैं परागकण, इसमें भी ये क्या भरे हुए हैं परागकण। जरा बताइए लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणु और परागकुटी तीनों आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो वही लिखा हुआ है, यह लघु, क्या लिखा लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर परागकुटी या पोलन सेक बन जाती है, क्या बन जाती है परागकुटी या पोलन सेक बन जाती है। लघु बीजाणुधानी की संरचना, वो कह रहा है लघु बीजाणुधानी की संरचना बताइए, ठीक है ना, लघु बीजाणुधानी की संरचना बताइए। आइए हम इसकी संरचना पर अच्छे से बात करते हैं। लघु बीजाणुधानी की संरचना किस प्रकार बनती है ना, लघु बीजाणुधानी की संरचना किस प्रकार बनती है ना, लघु बीजाणुधानी की संरचना किस प्रकार बनती है, आइए देखते हैं, ठीक है ना। लघु बीजाणुधानी की संरचना किस प्रकार बनती है, देखो क्या होता है, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा है परागकोश, क्या है परागकोश। अब परागकोश में देखना किस प्रकार से 4 परतों का, पहले 3 परतें बनाते हैं, कितनी परतें 3 बनाने से परतें, आइए बनाते हैं। एक परत ये हो गई, ठीक है, एक परत हमारी ये हो गई, है ना, एक परत हमारी ये हो गई, है ना, ये हो गई ना। अब क्या बनेगी, अब इसमें बनेगी लघु बीजाणुधानी। आइए लघु बीजाणुधानी बनाते हैं, कितनी बनेगी आप कहोगे सर 4 बनेगी, कितनी बनेगी 4 बनेगी। आइए बनाते हैं, 1 2 3 4, क्या बनाते हैं 4, और बीच में क्या है
है ना। ये है तुम्हारा योजी, ये क्या है तुम्हारा योजी, ये क्या होता है, ये योजी होता है ना, ये क्या होता है योजी होता है। आइए अब एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ध्यान से, देखो क्या लिखा हुआ है। एक अनुप्रस्थ काट में एक प्रारूपी लघु बीजाणुधानी, है ना, वह रूपरेखा में लगभग लगभग गोलाई में प्रकट होती है। अब देखो लघु बीजाणुधानी, बहुत ध्यान सुनना, लघु बीजाणुधानी कैसी होती है, गोलाई में होती है। कैसी होती है, गोलाई में होती है। देखो गोल है कि नहीं है, लघु बीजाणुधानी गोल है कि नहीं है ना, देख सकते हो लघु बीजाणुधानी गोल है कि नहीं है। इतनी बात क्लियर हुई ना। आगे देखो बहुत ध्यान सुनो, यह सामान्यतः 4 परतों से, कितनी परतों से, 4 परतों से घिरी होती है। जरा गिनो 4 परतें, देखो देखो, नंबर 1 परत ये हो गई, नंबर 2 परत ये हो गई, नंबर 3 परत ये हो गई, है ना, नंबर 3, है ना, नंबर 3 परत ये हो गई, और नंबर 4 परत ये हो गई। बोलिए जरा लघु बीजाणुधानी कितने परतों से घिरी होती है, आपको वैसे ये 4 परतों से घिरी होती है ना। आप चारों अच्छे से देख रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहती है, आवृत होती है ना। जो इसमें 4 परतें कौन कौन है ना, सबसे बाहर होती है एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा, जो कि आपकी ये रही, है ना, एपिडर्मिस बाह्य त्वचा, जो कि आपकी ये रही। देखो एपिडर्मिस बाह्य त्वचा, ठीक है, ये हो गई पहली परत, की होगी एपिडर्मिस बाह्य त्वचा। दूसरी कौन होती है, अंतस्थ एंडोथीसियम या अंतस्थीसियम, ठीक है। आइए अब दूसरी देखते हैं, दूसरी तुम्हारी ये हो गई, दूसरी तुम्हारी ये हो गई, दूसरी तुम्हारी ये हो गई। 2 परतें हो गई कि नहीं हो गई, 2 परतें हो गई ना, एनसीईआरटी में अच्छे से देख सकते हो। अब मैं तीसरी परत दिखाता हूँ। तीसरी परत कौन सी है, तीसरी परत है मध्य परत। कौन है, मध्य परत। कौन है, मध्य परत। देखिए ये तुम्हारी मध्य परत रही, ये तुम्हारी कौन रही, मध्य परत है। कौन है ये, मध्य परत है। कौन है ये, मध्य परत है। और चौथी जो है, चौथी जो है वो है टेपिटम, है ना, वो कहाँ रही, ये देखो चौथी रही टेपिटम। चौथी कौन रही, टेपिटम। आप देख सकते हो सबसे बाहर एंडोथीसियम, सॉरी एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीसियम, उसके बाद मध्य परत, और उसके बाद टेपिटम। कौन होती है, टेपिटम, है ना, टेपिटम। अब वो कह रहा है बाहर की, है ना, ये तुम्हारी होगी टेपिटम। कौन हो गई, ये टेपिटम हो गई। वो कह रहा है बाहर की ओर की 3 परतें संरक्षण प्रक्रिया का कार्य करती हैं, है ना, क्या करती है, संरक्षण प्रक्रिया का कार्य करती है। तो जो ये 3 होती हैं, 1 2 3, ये क्या करती हैं, संरक्षण 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 का कार्य करती है, का कार्य करती है ना, इसका कार्य करती हैं, संरक्षण कार्य करती हैं। और क्या करती हैं, परागकोश के स्फुटन में मदद करती हैं, है ना, परागकोश के स्फुटन में मदद करती हैं, है ना। दूसरा काम क्या है, परागकोश, है ना, परागकोश परागकोश का स्फुटन करना, परागकोश का स्फुटन करना, ये भी इसका कार्य हो गया। क्या हो गया, परागकोश का स्फुटन करना। और क्या करना, अगला काम क्या है, परागकण को मुक्त करना। अगला काम क्या है, परागकण को मुक्त करना, ये बोल सकते हो। अगला काम क्या है, परागकण परागकण को मुक्त करना, परागकण को मुक्त करना, ये भी एक इसका काम है। तो बाहर की जो 3 परतें हैं उसके 3 काम है। पहला काम संरक्षण करना, दूसरा काम पराग स्फुटन करना, और तीसरा काम परागकण को मुक्त करना। क्या करना, परागकण को मुक्त करना, ठीक है। आप देखो बड़े ध्यान से, अब देखो आगे, आगे समझो क्या है ना। आगे सबसे अंदर की परत, सबसे अंदर की परत कौन होती है, टेपिटम। ये क्या है तुम्हारी, टेपिटम। कौन है, टेपिटम, है ना, ये सबसे, अब देखो टेपिटम को समझो, टेपिटम टेपिटम कैसे होती है, सबसे आंतरिक परत टेपिटम होती है। कौन होती है, टेपिटम होती है। तो लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत कौन है, आपको अग्रसर टेपिटम है। कौन है, टेपिटम है। इसका काम क्या होता है, विकसित, है ना, विकासशील परागकणों को पोषण देना, ठीक है। इसका काम क्या है, विकासशील, है ना, विकासशील, है ना, विकासशील, है ना, विकासशील, है ना,
है ना, विकासशील, विकासशील परागकणों, परागकणों को, परागकणों को पोषण देना, पोषण देना, विकासशील परागकणों को पोषण देना। ये किसका काम है? एपीडर्म का काम है। किसका काम है? एपीडर्म का काम है ना। अब इसके बाद हम लोग आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, है ना। इसके बाद हम लोग आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। एनसीईआरटी में क्या दिया गया है, इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, है ना। चलिए ठीक है ना। यहाँ पे देखो बड़े ध्यान से, ठीक है। डायग्राम भी क्लियर कर देते हैं, डायग्राम भी क्लियर कर देते हैं, डायग्राम भी क्लियर कर देते हैं। देखो क्या है डायग्राम में, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा पुंकेसर है। ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा पुंकेसर है। क्या है? तुम्हारा पुंकेसर है ना। अब पुंकेसर में कितने भाग होते हैं? एक ये होता है, इसको क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। और एक तुम्हारा ये होता है, एक तुम्हारा ये होता है, इसको क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। इसमें क्या भरे होते हैं? परागकण भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं? परागकण भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं? परागकण भरे होते हैं, है ना। परागकण किसमें भरे होते हैं? परागकोश में। परागकण परागकोश में भरे होते हैं। परागकण किसमें भरे होते हैं? परागकोश में भरे होते हैं। किसमें भरे होते हैं? परागकोश में भरे होते हैं, है ना। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको काफी कुछ चीजें सीखने को मिल गई होंगी, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिल गई होंगी। आइए मैं एपीडर्म पर कुछ बातें लिख देता हूँ। इसमें एपीडर्म पर कुछ बातें लिख देता हूँ, है ना, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। एपीडर्म पर कुछ बातें लिख देता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। इस पर हम लोग बात करते हैं, है ना। एपीडर्म, एपीडर्म, है ना। एपीडर्म यह है विकासशील, विकासशील परागकणों, परागकणों को पोषण देती है ना। यह विकासशील परागकणों को पोषण देती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी की सबसे 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 आंतरिक परत है, सबसे आंतरिक परत है ना। यह है लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत है। अगला पॉइंट है ना। यह है बहुकेंद्रकीय, बहुकेंद्रकीय परत होती है ना। बहुकेंद्रकीय परत होती है ना। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में केंद्रक पाए जाते हैं। एपीडर्म जो होती है ना, उसमें बहुत बड़ी मात्रा में केंद्रक पाए जाते हैं, है ना। ये एपीडर्म का एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रहता है ना। है ना। यह बहुकेंद्रकीय परत होती है ना। ये पोलन किट का निर्माण करती है, पोलन किट का निर्माण करती है ना। अगर तुमसे कोई पूछता है पोलन किट, है ना, पोलन किट का निर्माण किससे होता है, तो आप बताओगे पोलन किट का निर्माण जो है वो किससे होता है, आप कहोगे एपीडर्म से होता है ना। और ये कैलेज एंजाइम है ना, ये कैलेज है ना, कैलेज एंजाइम है ना, कैलेज एंजाइम का स्राव करती है, कैलेज एंजाइम का स्राव करती है ना। ये किसका स्राव करती है? कैलेज एंजाइम का भी स्राव करती है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, है ना। किसका स्राव करती है? कैलेज एंजाइम का स्राव करती है ना। और इतना ही नहीं, इसका एक काम और होता है कि परागकण की बाहरी परत का भी निर्माण करते हैं। देख सकते हो ये परागकण की बाहरी परत भी बनाती है, बाहरी परत भी बनाती है ना। याद रखना
बोर्ड एग्जाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि टेपिटम पर टिप्पणी लिखो, टेपिटम पर टिप्पणी लिखो। तो आपको इतने पॉइंट बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। कौन कौन? नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट और 6 पॉइंट, है ना। ये बहुत अच्छे पॉइंट हैं जहां से आप आसानी से टिप्पणी लिख सकते हो। और दूसरा 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 पॉइंट और बनता है, चलिए मैं बताता हूँ। एक पॉइंट आपको और आना चाहिए, एक पॉइंट आपको और आना चाहिए, ठीक है। एक पॉइंट आपको और आना चाहिए जिसपे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। वो पॉइंट क्या है? लघु बीजाणु ध्वनि। क्या है? लघु बीजाणु ध्वनि, है ना। लघु बीजाणु ध्वनि क्या है? लघु बीजाणु ध्वनि। अब अगर तुमसे लघु बीजाणु ध्वनि पर क्वेश्चन आता है तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। क्या? पहला पॉइंट यह है परागपुष्प, परागपुष्प, परागपुष्प में, परागपुष्प में पाई जाती है, पाई जाती है। लघु बीजाणु ध्वनि कहाँ पाई जाती है? आप कहोगे यह परागपुष्प में पाई जाती है ना। कहाँ पाई जाती है? परागपुष्प में पाई जाती है। यह है ना। एक परागपुष्प में, एक परागपुष्प में, एक परागपुष्प में, है ना। एक परागपुष्प में, एक परागपुष्प में, है ना। एक परागपुष्प में 4 लघु बीजाणु ध्वनि होती है। क्या होती है? 4 लघु बीजाणु ध्वनि, 4 लघु बीजाणु ध्वनि, 4 लघु बीजाणु ध्वनि होती है। कितनी होती है? 4 लघु बीजाणु ध्वनि होती है, ठीक है ना। लघु बीजाणु ध्वनि, है ना। लघु बीजाणु ध्वनि, लघु बीजाणु ध्वनि, लघु बीजाणु ध्वनि 4 परतों से घिरी होती है, 4 परतों से घिरी होती है, 4 परतों से घिरी होती है। कितने परतों से घिरी होती है? 4 परतों से घिरी होती है। लघु बीजाणु ध्वनि में, लघु बीजाणु ध्वनि में, है ना। लघु बीजाणु ध्वनि में, लघु बीजाणु ध्वनि, लघु बीजाणु ध्वनि में लघु बीजाणु, लघु बीजाणु, लघु बीजाणु बोले तो परागकण, है ना। परागकण, लघु बीजाणु किसको कहते हैं? परागकण को। तो लघु बीजाणु ध्वनि में लघु बीजाणु का निर्माण होता है ना। लघु बीजाणु ध्वनि में लघु बीजाणु का निर्माण होता है। इसका नाम होता है लघु बीजाणु ध्वनि में लघु बीजाणु का निर्माण होता है। अब देखिए लघु बीजाणु ध्वनि की चारों परतों को समझते हैं। और एक पॉइंट और लिख लो, ये है ना, ये गोलाकार होती है, गोलाकार होती है, गोलाकार होती है। लघु बीजाणु ध्वनि कैसी होती है? गोलाकार होती है। लघु बीजाणु ध्वनि कैसी होती है? गोलाकार होती है। संख्या में कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। तो कितने पॉइंट याद हुए? 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट याद हुए। ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, टिप्पणी सीधा देखने को मिलता है। आइए इसका डायग्राम भी पूछ लेते हैं और मैं आपको इसका डायग्राम बना के बता देता हूँ, ठीक है। एक बार बता चुका हूँ, एक बार फिर से आपको पता हो जाए ज्यादा अच्छा है। लघु बीजाणु ध्वनि का डायग्राम कैसा होता है आपको एक बार और पता होना चाहिए, ठीक है। कितनी परत होती है? 4। कितनी परत होती है? 4, है ना। कितनी परत होती है? 4, ठीक है। 1 2 3 हो गए ना। एक ये देखो, एक ये देखो, एक ये देखो, एक ये देखो, बोलो बन गई नहीं? ये आपने बना रखा होगा, अभी मैं आपको समझा के आया हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहली परत कौन है? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मध्य परत, टेपिटम, ठीक है ना। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मध्य परत, टेपिटम। और इसमें क्या बड़े होते हैं? इसमें क्या बड़े होते हैं? आप कहोगे सर इसमें बड़े होते हैं लघु बीजाणु। क्या बड़े होते हैं? लघु बीजाणु। क्या बड़े होते हैं? लघु बीजाणु। इसी को क्या बोलते हैं? परागकण। इसी को क्या बोलते हैं? परागकण। लघु बीजाणु को क्या बोलते हैं? परागकण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परागकण बोलते हैं। और लघु बीजाणु ध्वनि आपस में मिलकर क्या बनाती है? परागकुटी। एक पॉइंट और याद करो, देखो ये क्या करेंगी? ये आपस में मिल जाएंगी, ये आपस में मिल जाएंगी, है ना। ये आपस में मिल जाएंगी और क्या बना लेंगी? परागकुटी बना लेंगी, है ना। ये देखो ये आपस में मिल गई, ऐसे देखो आपस में मिल गई, है ना। और ये क्या बना लिया? परागकुटी। क्या बना लिया? परागकुटी। क्या बना लिया? परागकुटी। लघु बीजाणु ध्वनि आपस में मिलकर के परागकुटी का भी निर्माण करती है।
8.4 ये भी बहुत अच्छे से याद हो गया है ना। लघु बीजाणु ध्वनि आपस में मिलकर के पराग कुटी बनाती है। क्या बनाती है? पराग कुटी बनाती है ना। और इन परतों के काम पता हो गया आपको, है ना। ये तीन परतें क्या करती हैं? ये तीन परतें क्या करती हैं? आप कहोगे ये तीन परतें तीन काम करती हैं। पहला संरक्षण सुरक्षा, दूसरा क्या है? पराग स्फुटन, और तीसरा क्या है? पराग को मुक्त करना। और इसके बाद जो टेपिटम है इसका काम क्या है? विकसित हो रहे परागकणों को भोजन देना, विकसित हो रहे परागकणों को भोजन देना। और मैंने भी टेपिटम पर आपको 5 पॉइंट बताए हुए थे। इस प्रकार आपको ये पूरा यहाँ तक बहुत अच्छे से पता हो गया होगा। अगर आपकी छोटी सी क्लास, कहने में है 1 नंबर की क्लास, लेकिन यहाँ पर हम लोग वास्तव में 1 नंबर नहीं 1 नंबर का स्टूडेंट तैयार करेंगे। यहाँ से हम 1 नंबर का स्टूडेंट तैयार करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में जाकर के सारे कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतर तरीके से 101% 1 से 100 नंबर तक काम करेगा। इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लोगों तक, अपने मित्रों तक शेयर कीजिए, है ना, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं और मैं आपको और बेहतर से बेहतर क्लास को उपलब्ध करा सकूं। सारे स्टूडेंट इसको बहुत अच्छे से शिद्दत के साथ टाइम देते हुए पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।